क्या हाल है बच्चों? सेकंड ईयर वालों, केमिस्ट्री की बुक्स ओपन कर लें। आपका पसंदीदा सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं हम इंशाल्लाह ताला। और आप सुनाएं, तबीयतें ठीक है आपकी? खैर खैरियत है? अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें। एक जो जनरल अखलाकियात होती है उसका ख्याल रखें। अपने माशरे में जहाँ से आप गुज़रते हैं, जिन रास्तों से या जिस सड़क से गुज़रते हैं, जिन लोगों के साथ वास्ता पड़ता है, एक जनरल अखलाकियात अगर ओवरऑल हम सब ये ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला माशरा भी एक पॉजिटिविटी की तरफ जाता है। और ये जनरल चीज़ों का ख्याल रखने में कोई बहुत बड़ी कोई साइंस की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ़ आपने इतना सा काम करना होता है कि एहसास करना है दूसरे शख्स का कि जैसे आपके कुछ हकूक़ हैं ऐसे ही दूसरे के भी हकूक़ हैं। तो अगर आप वो पूरे करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ ही रहता है माशरा। बेटा, हम पढ़ रहे थे ऑक्सीजन और सल्फ़र का कंपैरिजन। ग्रुप 6 हमने स्टार्ट कर लिया था और मैंने आपको बताया था कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ऑक्सीजन और सल्फ़र का कंपैरिजन। अगर इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन अनाउंस होता है तो भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं भी होता ना तो शॉर्ट के लिए तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है ही। ऑक्सीजन और सल्फ़र का कंपैरिजन दे दिया करता होता है नॉर्मली। आपने उसमें क्या पॉइंट देखे थे? अच्छा, कंपैरिजन शायद मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। जब हम कंपैरिजन की बात करेंगे ना तो फिर आप उसमें सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ दोनों चीज़ें लिखेंगे। कंपैरिजन में दोनों चीज़ें आती हैं, सिमिलैरिटीज़ भी और डिससिमिलैरिटीज़ भी। यही ध्यान में रखिएगा। अगर वो सिमिलैरिटीज़ का वर्ड यूज़ करता है और वो सिर्फ ये पूछता है कि सिमिलैरिटीज़ बताएं तो फिर आप सिर्फ सिमिलैरिटीज़ बताएंगे। अगर वो सिर्फ डिससिमिलैरिटीज़ पूछता है तो फिर सिर्फ डिससिमिलैरिटीज़ बताएंगे। लेकिन अगर वो वर्ड यूज़ करता है कंपैरिजन तो फिर आपको दोनों चीज़ें बतानी पड़ेंगी, सिमिलैरिटीज़ भी और डिससिमिलैरिटीज़ भी। यह ज़हन में रखिएगा। अच्छा जी, क्या बातें हुई थी जनाब अली? उम्मीद है कि याद आपने कर ली होंगी। आसान था, इंतहाई आसान था। एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था उसमें एक्सरसाइज का, जिसमें यह बात हुई थी कि सल्फ़र की वैलेंसी वेरी क्यों करती है, पॉलीवेलेंट क्यों है ये? तो वो इसलिए है कि पॉजिटिव नेगेटिव, याद है ना क्या उसकी वैलेंसी थी? -2, +2, +4, +6, ये सारी हो सकती थी सल्फ़र की वैलेंसी। लेकिन ऑक्सीजन ये काम नहीं कर सकता। ऑक्सीजन क्योंकि अपने डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व नहीं कर पाता। डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व ना कर सकने की वजह से उसकी वैलेंसी वेरी नहीं करेगी। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है, वो इस वक्त अंडर डिस्कशन नहीं है, वो तो आपको पता ही है। नॉर्मल वाली सब ऑक्साइड और पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड, वो सारा कुछ पता ही है आपको पहले से। तो बहरहाल सल्फ़र में ये खसूसियत है। और सल्फ़र से ऑनवर्ड जो आगे टिलेनियम, पोलोनियम और सेलेनियम है, टिलोरियम और पोलोनियम वगैरह, उन सब में ये खसूसियत है कि वो डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो उसको इन्वॉल्व करने की वजह से बेसिकली क्या हो रहा था कि उनके जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, जो कि NS2 का जो पेयर था और फिर जो NP में एक पेयर था और उसके बाद 2 सिंगल थे, ऐसे ही था ना, NPX, NPY और NPZ, यही बात थी ना। तो हमने ये बात की थी कि अगर सिंपली यही वाले 2 यूज़ करें तो फिर तो 2 वैलेंसी है ये लाइक ऑक्सीजन। लेकिन सम टाइम ये क्या करता है, ये इसको जंप करवा के आगे ले आता है डी में और इसको अनपेयर कर देता है। जब ये अनपेयर हो जाता है तो अब आपके पास टोटल कितने हो गए? 4 हो गए, 4 वैलेंसी हो गई। अच्छा, एक और ये काम कर सकता है इन सम सिचुएशन कि ये इसको भी जंप करवा के डी में ले आए। जब ये इसको भी जंप करवा के डी में लाएगा तो क्या होगा? अब आपके पास अनपेयर कितने हो गए? 6 हो गए। तो जितने आपके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उतनी आपकी वो उसके साथ ज्वाइन करने की, कंबाइन करने की कैपेसिटी। तो इसीलिए सल्फ़र आपको सल्फ़र डाइक्लोराइड में भी मिल जाएगा, सल्फ़र टेट्राक्लोराइड में भी मिल जाएगा और हेक्साक्लोराइड में भी मिल जाएगा। क्लियर होगी बात? उसके बाद फिर हमने अक्रेंस देखी। मैंने आपको कहा था कि ये ज़रूर याद कर लेना
क्या नाम है इसका, इसकी जो ओर्स हैं इनको ज़रूर कर लेना पेज नंबर 69 के ऊपर। फिर हमने कंपैरिजन में बात की कि इसकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो क्या है। वो बेसिकली एक तो ये कि सेम ग्रुप के हैं, फिर दोनों वैलेंसी 2 रख सकते हैं, और इसके अलावा क्या था कि दोनों नॉन मेटल हैं, फिर कंबाइन और फ्री स्टेट दोनों फॉर्म में मिलते हैं, ये सारी बातें हुई थी। फिर डिसिमिलैरिटीज़ की तरफ जब हम आए थे तो सबसे बड़ी डिसिमिलैरिटी तो यही जो मैंने अभी बात की है कि ऑक्सीजन सिर्फ अपनी 2 वैलेंसी रख सकता है, लेकिन सल्फ़र वेरी कर सकता है वैलेंसी। अच्छा, फिर हमने बात की थी कि ऑक्सीजन इज़ अ गैस, सल्फ़र एक सॉलिड है, फिर उस ऑक्सीजन हेल्प करता है कंबस्शन में, उसके बाद नेचर उसकी पैरामैग्नेटिक होती है और एसिड। अच्छा, एक बात ख़ास ख्याल रखिएगा, इसमें पेज में कोई मुश्किल नहीं है। पेज नंबर 70 पे जो डिसिमिलैरिटीज़ लिखी है ना, आसान सी। पुत्र ज़्यादा सियाने नहीं बनना, ये नहीं करना कि वो जहाँ पे एसिड्स की बात कर रहा है या रिएक्शन वो इसकी बात कर रहा है वाटर के साथ रिएक्शन की, तो आप वहाँ पे उसका रिएक्शन भी दें। जब टेक्स्ट बुक में उसने रिएक्शन नहीं दिए हुए, वो पेपर में भी नहीं इस लिहाज से बात करेगा, तो फिर हमें भी ज़रूरत नहीं है वक्त ज़ाया करने की। इसलिए सिर्फ जितनी बात इस टेबल में लिखी हुई है इतनी सी बात याद रखें। अल्लाह आपका भला करे और आप खुश रहें। ठीक हो गया। नेक्स्ट शुरू करते हैं जनाब अली, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ़र का इंतहाई इंपॉर्टेंट कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड। आप इस भाई साहब के नाम से वाकिफ़ भी हैं, पहले आपने लैब्स में जनरली केमिस्ट्री में इसका नाम पता सुना हुआ है। आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, ये इसका जनाब अली स्ट्रक्चर होता है, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। हम बात करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस की वजह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग की। हम जल्दी से अब बात इसके शुरू करते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आज और कल में इंशाल्लाह ताला ये चैप्टर ख़त्म किया जाए। अब ठीक हो गया बेटा। सल्फ्यूरिक एसिड को जो बेसिकली इन्वेंट किया था ना, वो इसने किया था जाबिर बिन हयान ने। बहुत पुरानी, शायद 7वीं 8वीं सदी में ये हो गया था। लेकिन उसके बाद इसको जो कमर्शलाइजेशन इसकी हुई थी, इसको कमर्शियल स्केल पे प्रिपेयर करने की जो बात शुरू हुई थी, ये कोई 14वीं 15वीं सदी में जाके यूरोप में हुई थी। इसको ना यहाँ पे एक वर्ड है लिखा हुआ है, ऑयल ऑफ विट्रियोल। इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल। यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 70 के ऊपर, जो सल्फ्यूरिक एसिड की हेडिंग है इसकी 3rd लाइन में, ऑयल ऑफ विट्रियोल। इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल क्यों कहते हैं? बेसिकली ये हाईली क्रोसिव होता है, हाईली क्रोसिव। खुदा न खास्ता इसका कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का अगर कोई कतरा आपके जिस्म पे पड़ जाए ना, तो आप समझ लें कि ये अनरिकवरेबल डैमेज होता है। ये आपके सारे टिश्यूज़ जला देता है। बायो वाले बच्चों को पता होगा कि टिश्यूज़ की लेयर्स होती है ना, ऊपर अपर जो ये क्या नाम है इसका, एपिडर्मिस, और उसके बाद जनाब मेटाडर्मिस, और जो भी है मेरे जहन में नहीं है इस वक्त, लेकिन एपिडर्मिस मुझे याद है बायो की। तो जितने भी आपके टिश्यूज़ हैं ना, ये जला देगा और ये रिकवर भी नहीं हो पाते फिर अगर कंसनट्रेटेड एसिड गिर जाए। तो अगर आप इसको लैब में इस्तेमाल कर रहे हो तो इंतहाई एहतियात करें, इंतहाई एहतियात करें इसके लिए। इसकी जो कंसनट्रेशन है वो भी बहुत ज़्यादा होती है जो लैब में इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, इसको जो मैन्युफैक्चरिंग करने का प्रोसेस है ना, इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये आपको दोनों तरह से पूछ सकता है बोर्ड में। वो आपको ये भी कह सकता है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस पे नोट लिखें, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। ठीक हो गया। वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस बताएं क्या होता है, एक्सप्लेन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, गिव इन डिटेल कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये भी कह सकता है। ये भी कह सकता है कि हाउ डू यू मैन्युफैक्चर द सल्फ्यूरिक एसिड ऑन कमर्शियल स्केल, ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, ऑन लार्ज स्केल, लार्ज। ये सारी बातें, ये सारे अल्फाज इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होंगे। क्लियर? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में अब एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, लाइक वो कहता है कि गिव द प्रिंसिपल या गिव द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो पुत्र पेज नंबर 70 के ऊपर जो लास्ट पैराग्राफ है प्रिंसिपल का, उसने लिखा हुआ है, आपने सिर्फ ये लिखना है बस। एक इक्वेशन लिख देना साथ में और ये लिख देना, और कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं।
इक्वेशन मैं बता दूंगा क्या लिखती है। आपने इसको क्या बताना है, आपने कहना है कि भाई साहब सल्फर, जो बात मैं अभी कर रहा हूँ ये प्रिंसिपल की बात है, बाकी तफसील से बात फिर अभी हम करते हैं। आपने उसको ये बताना है कि भाई साहब सल्फर को बर्न किया जाता है, बाय बर्निंग द सल्फर वी गेट SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रिपेयर की जाती है। अब इस गैस को किया जाता है प्योरीफाई, इसको साफ किया जाता है, इसको प्योरीफाई किया जाता है। इसको प्योरीफाई कर लेने के बाद इसको कॉन्टैक्ट टावर में भेजा जाता है और वहाँ पे इसको फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के SO2 को सल्फर, ऑक्सीजन, SO2 को फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के SO3 बनाया जाता है और SO3 को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा के H2S2O7 बनाया जाता है, जिसको कहते हैं ओलियम। ओलियम को वाटर के साथ मिक्स करके इसको कन्वर्ट किया जाता है H2SO4 में। शॉर्टली ये प्रोसेस है। मैंने आपको कहा ना अभी कि मैं आपको इसकी इक्वेशन बता देता हूँ, तो आपने वहाँ पे इक्वेशन में ये लिख देना, यहाँ पे साथ में चाहे ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करवाया है तो आप यहाँ पे लिख देना V2O5 जो है पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये कैटलिस्ट है और 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है। ये पूरा प्रोसेस शॉर्टली आपके सामने लिखा हुआ है, शॉर्टली, ठीक हो गया। अभी एक्सप्लेन करते हैं। अगर 2 नंबर का वो शॉर्ट क्वेश्चन देता है तो आपने सिर्फ इतनी सी बात करनी है जितनी मैंने बोली, क्या कि सल्फर को बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। जितनी ऑक्सीजन ज़्यादा होगी उतना बेहतर है। उसको आप ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करेंगे, यू विल गेट SO2 को प्योरीफाई किया जाएगा, क्लीन अप किया जाएगा, गैस है। आफ्टर क्लीनिंग अप इसको कॉन्टैक्ट टावर में भेजा जाएगा, वहाँ पे फर्दर ऑक्सीजन के साथ V2O5 की प्रेजेंस में 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की प्रेजेंस में इट विल बी कन्वर्टेड टू SO3 विल बी फर्दर कन्वर्टेड टू H2S2O7 कॉल्ड ओलियम बाय द रिएक्शन विद H2SO4। ये करने के बाद H2S2O7 ओलियम को वाटर के साथ रिएक्शन करवा के इट इज़ कन्वर्टेड टू द सल्फ्यूरिक एसिड। शॉर्ट क्वेश्चन में इतनी सी बात लिखनी है। अब आ जाएं आप लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। लॉन्ग क्वेश्चन आपकी बुक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसको नोट से करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से इसको यहाँ से करें। बड़ा अच्छा इसने डिसेंट तरीके से लिखा हुआ है, हेडिंग्स दी हुई हैं, प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है और डायग्राम बनाई हुई है, इक्वेशंस दी हुई हैं, ये यहाँ पे अच्छा लिखा हुआ है बुक में, नोट्स में और इसमें सेम ही है ये। अच्छा जी, सबसे पहले अब आए जनाबे आलिया पेज नंबर 71 के ऊपर मैं प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ इन डिटेल। सबसे पहली बात करेंगे हम बर्निंग ऑफ सल्फर या सल्फर बर्नर्स। क्या? 1 नंबर सल्फर बर्निंग। सबसे पहले सल्फर को बर्न किया जाता है। अच्छा, एक छोटी सी डायग्राम यहाँ पे साथ बना दूँ। इसकी डायग्राम ना कुछ ऐसा होती है कि ये है जनाबे अली, साइज़ इतना ठीक है, नज़र आ रहा ना? अच्छा, ये देखें जनाब, यहाँ से आएगी सल्फ़र, मोल्टन सल्फ़र या आयरन सल्फाइड लिया जाता है, यहाँ से ये एंटर होगी, इधर से आएगी जनाबे अली एयर। ठीक, ये है सल्फर बर्नर। बर्नर का मतलब यहाँ पे बर्न किया जाएगा। ये मैंने एक छोटा सा अपनी तरफ से शोला बना दिया, ठीक हो गया। बर्निंग होने के बाद इसको किया जाता है, सॉरी ऐसे कर लें इसको करना हमने कूल। आफ्टर बर्निंग इसको किया जाता है कूल। एक ये ट्यूब्स बना रहा हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ कि इन ट्यूब्स का मकसद क्या है। उसके बाद ये जाती है नेक्स्ट टावर में, और ये मैं आपको इसके साथ ही बताऊँगा जब वो पढ़ाऊँगा। सल्फ़र बर्निंग सबसे पहले करते हैं। हम 2 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। हम प्योर सल्फ़र को भी बर्न कर सकते हैं, हम आयरन सल्फाइड भी ले सकते हैं। पेज नंबर 71 पे पहली 2 इक्वेशंस आपके सामने लिखी हुई हैं। क्या? हम सल्फ़र को भी बर्न कर सकते हैं ऑक्सीजन के साथ, यू विल गेट SO2, और हम आयरन सल्फाइड को भी बर्न कर सकते हैं
with the oxygen and you will get SO2 and Fe2O3. ठीक हो गया जरा? अच्छा जी, यहां से बर्निंग होगी, यू विल गेट फाइनली द SO2, यू विल गेट फाइनली SO2 इन द फर्स्ट प्रोसेस। ये आपको मिल गई। अब इस SO2 को यहाँ पे ऑब्वियसली आपने हीट अप किया ना, तो टेम्परेचर इसका ज़्यादा होता है, यहाँ पे इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इस गैस को फिर कूल किया जाता है। आप देख लें करीब जब बर्निंग किसी चीज़ की जाती है तो कितना टेम्परेचर होगा, करीब 900,000 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होगा। इसको फिर किया जाता है कूल। क्या किया जाता है इसको? कूल। कूलिंग के लिए यहाँ पे ये जो मैंने ऐसे सिलसिला बनाया है, एक होता क्या है, बेसिकली लेड के पाइप्स होते हैं। क्या? लेड के पाइप्स। ये देखो ऐसे, ये देखें यूं ऐसे ऐसे करके ना लेड के पाइप्स होते हैं। अब यहाँ पे अगर इस लेड के पाइप के अंदर SO2 गैस आए और ये जो इन्वायरमेंट है, ये बाहर वाला, ये अगर पाइप के अंदर से SO2 गैस गुजरी हो और ये बाहर का इन्वायरमेंट कूल हो, तो क्या होगा? हीट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम SO2 टू द आउटर इन्वायरमेंट। ऐसे होगा। उसकी वजह से जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये कम टेम्परेचर पे आ जाएगी, ये हो जाएगी कूल डाउन। क्लियर बात? इसको अब मैं रेज कर रहा हूँ। ठीक हो गया जनाब? अब इसको किया जाता है कूल। इसको कूल करके कोई 100 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब इसको ले आते हैं। क्लियर? अच्छा, सल्फर बर्निंग का जो सल्फर बर्निंग कह रहा हूँ, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के जो मेन 4 पॉइंट्स हैं ना, वो वही हैं जो मैंने आपको शुरू में बताए थे। अगर आपको याद हो तो मैंने उसके बाद आपको कहा था कि आफ्टर द प्रिपेयरिंग ऑफ SO2 द गैस इज प्योरीफाइड, द गैस इज क्लीनड अप। इस प्रोसेस के अंदर फर्दर जो प्रोसेस है ना, अब मैं आपको वो बताने लगा हूँ। बात समझ आ गई? ओवरऑल इसके अंदर कितने प्रोसेस हैं? 4। कौन कौन से? एक सल्फर बर्निंग, दूसरा प्योरीफाइंग यूनिट, और उसके बाद तीसरा कॉन्टैक्ट टावर, और उसके बाद चौथा प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की लास्ट वाली जो है, या इसको कह देते हैं एब्जॉर्प्शन यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन यूनिट। ये फाइनल स्टेप है। अब जो मैं बात करने लगा ना कूलिंग वाली, वो बेसिकली इस प्योरीफाइंग यूनिट के फर्दर स्टेप्स हैं। इसमें फर्दर स्टेप्स क्या होते हैं देखें जरा। एक कूलिंग, दूसरा स्टीम के साथ इसको रिएक्शन करवाया जाता है और उसको कहता है डस्ट रिमूवर, डस्ट रिमूवर बाय स्टीम। ठीक हो गया जनाब? अच्छा जी, उसके बाद फिर आ जाता है कूलिंग पाइप्स। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है स्क्रबर। अच्छा सॉरी, कूलिंग यहां पे नहीं है, कूलिंग इसके बाद है। मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं तफसील से जब बताता हूं तो। अच्छा जी, कूलिंग पाइप्स के बाद आ जाता है स्क्रबर। स्क्रबर के बाद आ जाता है आर्सेनिक रिमूवल यूनिट। उसके बाद क्या आ जाता है? टेस्टिंग बॉक्स। देखिए जी, ओवरऑल टोटली देखा जाए तो कितने स्टेप्स हैं? 4। सल्फर बर्निंग, प्योरीफाइंग यूनिट, कॉन्टैक्ट टावर और फाइनल प्रिपरेशन ऑफ H2SO4, या इसको एब्जॉर्प्शन यूनिट क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन यूनिट। सल्फर बर्निंग, प्योरीफाइंग यूनिट और कॉन्टैक्ट टावर, एब्जॉर्प्शन यूनिट। ओवरऑल 4 स्टेप ये हैं। प्योरीफाइंग यूनिट के अंदर फर्दर ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या है? अच्छा, कूलिंग पहले नहीं है, पहले क्या है? डस्ट रिमूविंग बाय स्टीम है, उसके बाद कूलिंग है, उसके बाद स्क्रबर है, उसके बाद आर्सेनिक रिमूवल यूनिट है, उसके बाद टेस्टिंग बॉक्स है। अब समझ आ गई बात की आपको कि ओवरऑल प्रोसेस होना क्या है।
सल्फर बर्निंग मैंने आपको बता दिया है। जब गैस आगे प्योरीफाइंग यूनिट में भेजी जाती है तो बेसिकली होता क्या है कि आप देखें ना, जो गैस है आयरन सल्फाइड से प्रिपेयर की जा रही है या डायरेक्ट सल्फर को बर्निंग की जा रही है, तो श्योरली इट विल बी कैरिंग सम इम्प्योरिटीज़, इसमें इम्प्योरिटीज़ मौजूद होंगी। उन इम्प्योरिटीज़ को, चाहे वो डस्ट पार्टिकल हैं, चाहे वो और कोई सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, इवन कोई और वो मामला हों, उन सबको बीच में से निकालना पहले ज़रूरी है, उनको सेपरेट किया जाएगा। एक और जो बड़ी मसला है, जो बड़ी बात है, वो है आर्सेनिक। आर्सेनिक अगर मौजूद हो ना इसके अंदर, आर्सेनिक अगर रह जाए तो आगे जाके हमारा जो कैटलिस्ट यूज़ होना है V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड, आर्सेनिक उसको डैमेज करता है। इसलिए आर्सेनिक को रिमूव करना तो इंतहाई ज़रूरी है। बाकी हम ये कोशिश करेंगे कि बाकी जो चीज़ें साफ़ सुथरी होती हैं वो हो जाए। क्लियर होगी बात? क्या किया जाता है कि सबसे पहले इसमें से डस्ट रिमूव की जाती है। कैसे? अब आए इस यूनिट के ऊपर। यहां से जो गैस आई हमारे पास, यहां से जो गैस, अच्छा जब ये इधर नहीं आना फिर तो इसको डायरेक्ट बनाऊंगा मैं अब ऐसे। यहां से SO2 गैस प्रिपेयर हो गई, सल्फर प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टेड टू SO2, कन्वर्जन होगी जनाब। ये कन्वर्जन होने के बाद अब इसको भेजा जाता है डस्ट रिमूवल सेक्शन में। डस्ट रिमूवल सेक्शन में क्या होता है, यहाँ से गैस एंटर होती है और यहाँ से आ रही होती है स्टीम, स्टीम इंजर्ट की जा रही होती है साथ में। तो स्टीम ऑब्वियसली उसके साथ जो गैस उसमें से पास हो रही है, तो स्टीम काइंड ऑफ वाटर ही है ना, तो वो जब उसमें से गुजर रहा है तो उसको अपने साथ जो पार्टिकल्स हैं जो उसके साथ बाइंड अप करते हैं उनको उठा के नीचे लेता आता है। प्योर गैस ऊपर जाती जाएगी, ये देखें नीचे से प्योर गैस ऊपर जा रही है, ऊपर से स्टीम आ रही, साथ स्टीम इसके साथ इन कांटेक्ट होती जाएगी, इसको साफ करती रहेगी, साफ करता रहेगा, करता जाएगा, करता जाएगा। आखिरकार आप जो प्योर गैस है वो ऊपर जाती जाएगी, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, गंद बला जो भी उसके अंदर साथ था सारा कुछ, वो नीचे आता जाएगा, वो नीचे बैठता जाएगा। अब क्या करेंगे, अब क्या किया जाएगा उसको कूल, सॉरी जो स्टेप मैंने एक पहले कह दिया था, अब इसको किया जाएगा कूल। इसको कूल करने के बाद यहां पे एक और यूनिट लगा हुआ है और ये यूनिट है इसकी वॉशिंग का। आफ्टर कूलिंग पाइप्स, डस्ट रिमूवल बाय स्टीम, कूलिंग पाइप्स में से गुजरने के बाद इसका टेम्परेचर कोई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम ले आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन होगा स्क्रबर का। किसका? स्क्रबर का। स्क्रबर में क्या होता है, वही काम जो पहले आपने स्टीम से किया था। देखें ना, यहाँ पे टेम्परेचर था हाई 800, 900, 1000 के करीब, तो यहाँ पे जब आपने पानी इंजर्ट किया या जो भी इंजर्ट किया तो वो तो ऑटोमेटिकली स्टीम में कन्वर्ट हो ही जाना है, भाप तो उसकी बन ही जानी है फ़ौरन से। तो वही काम हुआ है, यहाँ पे आपने पहले स्टीम से कर लिया, फिर आपने इसको किया कूल, अराउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसको टेम्परेचर लेके आए। अब आप इसको करते हैं वाटर का स्प्रे, बाकायदा धुलाई होती है अब गैस की, बाकायदा अब क्या होती है, धुलाई। आप देखें ना, जैसे कि मौसम अगर ख़राब हो, इसमें आंधी वगैरह हो, मौसम में इन्वायरमेंट में आंधी मौजूद हो और डस्ट पार्टिकल मौजूद हो, तो आंधी आने के बाद जब बारिश आती है तो बारिश क्या करती है, वो सारी की सारी जो मिट्टी थी, वो सारी की सारी जो गर्द थी, उसको ले के नीचे आ जाती है। ऐसे होता ना, आपने देखा कि बारिश के बाद मौसम जो कितना निखरा निखरा और साफ़ सुथरा हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, हवा फ़िज़ा साफ़ सुथरी हो जाती है। वो क्यों हो जाती है, वो इसलिए हो जाती है कि जो डस्ट पार्टिकल थे सारे वो पानी के साथ नीचे आ गए। स्क्रबर में ये काम हो रहा होता है, नीचे से गैस ऊपर जा रही है, ऊपर से पानी की शॉवरिंग हो रही, पहले स्टीम थी अब बाकायदा पानी की शॉवरिंग हो रही, नीचे से गैस जा रही है, ऊपर से पानी की शॉवरिंग हो रही। इससे क्या होगा कि वो क्लीन अप हो जाएगी। अब साफ गैस ऊपर आती जाएगी और पानी हर तरह का डस्ट पार्टिकल लेके नीचे आ जाएगा। क्लियर? मुश्किल तो नहीं की बात? ओके, नेक्स्ट देखेंगे। ये हो जाने के बाद अब जाता है ये आर्सेनिक रिमूवल सेक्शन में। आर्सेनिक रिमूवल सेक्शन में क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि आर्सेनिक पे स्पेशली इतना जोर क्यों दिया जा रहा है।
बाकी भी हो सकती हैं, मिनरल छोटे मोटे ट्रेस एलिमेंट सारे हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन आर्सेनिक पे ज़्यादा जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जब आगे जाके हमने कॉन्टैक्ट टावर में गैस को इंसर्ट करना है तो हमने वहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ करना है V2O5, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। आर्सेनिक उस कैटलिस्ट के लिए पॉइजनस है, इसलिए इसको रिमूव करना इंतहाई ज़रूरी है, अदरवाइज हमारा कैटलिस्ट ज़ाया हो जाएगा। ठीक, अच्छा जी, आर्सेनिक को रिमूव कैसे करते हैं? यहाँ पे जनाब अली नेक्स्ट टावर में जब इंसर्ट करते हैं तो इस टावर में ऐसे करके शेल्फें बनी होती हैं। इन शेल्फों के ऊपर यहाँ पे हमने रखा होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस। क्लियर होगी जी बात? यहाँ पे फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड रखा होता है। ये जब गैस इसके अंदर से यहाँ से गुजरती है तो ऑब्वियसली इसके साथ इन कॉन्टैक्ट आती है, इनके साथ इन कॉन्टैक्ट आती है तो ये बना देता है आर्सेनिक हाइड्रोक्साइड। आर्सेनिक हाइड्रोक्साइड बना देता है और साथ में Fe2O3 बना देता है। इक्वेशन उसमें बुक में चूंकि नहीं दी हुई तो आप भी ना लिखें, ज़रूरत नहीं है लिखने की, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आयरन हाइड्रोक्साइड फ्रेशली प्रिपेयर्ड यहाँ पे या फेरिक हाइड्रोक्साइड हमने यहाँ पे रखा हुआ है और इसमें क्या करेंगे, गैस जब इसमें से पास होगी इसके साथ रिएक्शन करेगी, आर्सेनिक विल बी रिमूव्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ टू द आर्सेनिक हाइड्रोक्साइड। ये कन्वर्जन हो जाने के बाद अब क्या करेंगे, अब ये जो गैस आती है ना इसको एक नेक्स्ट अब ये जो गैस आती है इसको एक नेक्स्ट बॉक्स में भेजा जाता है जिसको यहां पे लिखा हुआ है टेस्टिंग बॉक्स। अब टेस्टिंग बॉक्स का काम क्या है? टेस्टिंग बॉक्स बेसिकली ना इट्स लाइक अ रे। जब आप एक अंधेरे कमरे में मौजूद हों और एक खिड़की से या रोशनदान से एक बारीक रोशनी की किरण अंदर आ रही हो तो आपको साइड से जब आप देखते हैं तो आपको साफ नज़र आता है कि वो किरण आपके कमरे में मौजूद सस्पेंडेड पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, आपके जो मट्टी के ज़रात हो गए या आपका जो इवन क्या उसको बोलते हैं कपड़ों के जो ज़रात हो गए, इस तरह की जो भी चीज़ें हवा में हमें नॉर्मली नज़र नहीं आती, वो एक लाइट जब आ रही होती है तो वो हमें दिखाती है, उससे हमें नज़र आ जाता है कि इसके अंदर कोई मतलब गदलापन मौजूद है। टेस्टिंग बॉक्स में भी यही किया जाता है। टेस्टिंग बॉक्स में लाइट्स लगी होती हैं, वो क्या करती हैं, वो आइडेंटिफाई करती हैं कि यहाँ से जो पीछे से गैस आई है क्या ये वाकई क्लीन अप हो चुकी है या नहीं, क्या ये वाकई क्लीन अप हो चुकी है या नहीं। अगर ये गैस क्लीन अप हो चुकी है तो इसको फिर फर्दर आगे कॉन्टैक्ट टावर में भेजा जाएगा। लेकिन अगर ये गैस अभी क्लीन अप मुकम्मल तौर पे क्लीन अप नहीं हुई, आफ्टर स्टीम कम्बिनेशन और आफ्टर वाटर दिस वन ट्रीटमेंट, उसके जो पानी का शॉवरिंग की गई है, अगर इसके बाद भी वो मुकम्मल तौर पे साफ़ नहीं हुई है तो इसको घुमा के दोबारा यहाँ पे भेज देंगे। अगर गैस मुकम्मल साफ़ है, टेस्टिंग बॉक्स में पता चलेगा कि गैस साफ़ है, कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है, कोई मिट्टी कटा नहीं है उसके अंदर, गैस साफ़ है, अब वो गैस आगे कॉन्टैक्ट टावर में भेजी जाएगी। क्लियर होगी बेटा बात? अब यहाँ से यहाँ पे अब इस दोबारा कॉन्टैक्ट टावर वाले प्रोसेस पे आ जाए जो मेन प्रोसेस चल रहे थे। मैंने आपको बताया कि सल्फ़र की बर्निंग हुई, आपने सल्फ़र की बर्निंग करने के बाद SO2 गैस हासिल हुई। अब नाउ इट इज़ नेसेसरी कि हम इस SO2 गैस को क्लीन अप करें। हम उसको क्लीन अप करते हैं इन द प्योरीफाइंग यूनिट। प्योरीफाइंग यूनिट एक पूरा अलग से यूनिट है। उस यूनिट में क्या है, डस्ट रिमूवल सेक्शन है, बाय स्टीम कूलिंग की जाएगी। फिर उसके बाद स्क्रबर है, स्क्रबर में क्या किया जाएगा, क्लीन अप किया जाएगा, शॉवरिंग की जाएगी ऑफ वाटर, क्लीन अप किया जाएगा। उसके बाद इंतहाई इंपॉर्टेंट आर्सेनिक रिमूवल यूनिट। आर्सेनिक रिमूवल यूनिट में क्या होगा, आयरन हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, फेरिक हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन करवाया जाएगा आर्सेनिक का और इसको बीच में से निकाला जाएगा। यह निकल गया, उसके बाद टेस्टिंग बॉक्स में जाएगा और टेस्टिंग बॉक्स अगर गैस को ओके करता है और कहता है कि हाँ जी गैस क्लीन अप है, तो फर्दर अब आगे जाएगी गैस किस में, कॉन्टैक्ट टावर में। अगर क्लीन अप नहीं है तो दोबारा यहाँ पे। क्लियर जी? ओके। कॉन्टैक्ट टावर क्या है?
कांटेक्ट टावर में मेन जो रिएक्शन है अब आपका वो होना है। हमने क्या करते हैं, इस तरह शेल्फ्स के ऊपर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इन शेल्फ के ऊपर रखा होता है। गैस यहाँ से इंजर्ट की जाती है नीचे से, यहाँ से गैस इंजर्ट की जाती है SO2 और साथ में यहाँ पे इंजर्ट की जा रही होती है ऑक्सीजन, एयर। रिएक्शन करवाते हैं एंड SO2 इज़ कन्वर्टेड टू SO3। SO2 प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टेड टू SO3। क्लियर है बेटा, नज़र आ रहा ना? अगर मुश्किल है भी उसमें कोई, क्योंकि जगह भी कम है, डायग्राम भी बनानी है सारा कुछ, तो अगर मैं बोल भी रहा हूँ तो उसमें क्लियर हो जाएगा साथ में, कोई चीज़ रह भी जाए तो। ये SO3 में कन्वर्ट होगी सल्फर ट्राईऑक्साइड में। ये किसकी मौजूदगी में हुई? ये V2O5 की मौजूदगी में हुई। इसमें टेम्परेचर हम देते हैं 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको याद पड़ता है कि आपने फर्स्ट ईयर में ये बात पढ़ी हुई है कहीं पे? बड़ी अच्छी बात होगी अगर कोई बच्चा ये बताए कि ये बात आपने कहाँ पढ़ी हुई है। आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 8 में जब आपने ली शैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ा था, उसके बाद आपने ये पढ़ा था कि जो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर है वो क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर है क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है क्या है, याद? उसके बाद आपने पढ़ा था अमोनिया हैबर्स प्रोसेस, और उसके बाद आपने दूसरा पढ़ा था ये वाला, क्या नाम है इसका, SO3 वाला, अमोनिया की प्रिपरेशन वाला। और उसके बाद आपने ये पढ़ा था वहाँ पे, उसने आपको वहाँ पे बताया था कि SO3 का बनना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन हम फिर भी टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि हम साथ में कैटलिस्ट दे रहे होते हैं और हमें एक्सपेरिमेंट्स से, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि हमें एक्सपेरिमेंट्स से ये बात पता चली है कि इतने टेम्परेचर पे इस कैटलिस्ट की मौजूदगी में अगर हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करें और टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो वी विल गेट मैक्सिमम यील्ड ऑफ SO3। इट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर, इट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमम कंडीशंस। याद आई ये बात? वहाँ पे बात पढ़ी थी आपने। ऑप्टिमम कंडीशन इसको कहते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर बढ़ाया कम किया, प्रेशर बढ़ाया कम किया, कैटलिस्ट यूज़ किए, फिर हमें पता चलता है कि वी कैन गेट मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ SO3 विद दिस कैटलिस्ट विद दीज कंडीशंस। क्लियर हो गया बेटा? ओके जी, यहाँ पे SO3 प्रोड्यूस हो जाने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट टावर में भेजा जाता है एंड दैट टावर इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन टावर या फाइनल प्रेपरेशन ऑफ H2SO4 का जो मामला है। हाँ जी, इसमें टावर में क्या किया जाता है, इसमें ऊपर से H2SO4 यानी कि जो आपने प्रिपेयर करना था उसी को ऊपर से शॉवर करवाया जाता है। SO3 को ऊपर से शॉवरिंग करवाई जाती है। अब मैं ये रेज कर देता हूँ, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो चुकी हुई है सारी क्योंकि यहाँ पे डायग्राम बनानी है अभी। अच्छा जी, आप SO3 इंजर्ट करते हैं, H2SO4 के साथ रिएक्शन होता है, तो ये रिएक्शन क्या होगा, SO3 प्लस H2SO4 कन्वर्टेड टू H2S2O7 एंड H2S2O7 इज कॉल्ड ओलियम। क्या? ओलियम। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है और ये एक्सरसाइज का सवाल भी है कि हम डायरेक्टली SO3 को वाटर में क्यों नहीं एब्जॉर्ब करवा रहे, हम H2SO4 का स्प्रे क्यों करवा रहे हैं पहले, ये एक सवाल पैदा होता है। इसका जवाब मैं अभी आपको देता हूँ। जब ये ओलियम यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है ना, तो इस ओलियम को फिर नेक्स्ट सेक्शन में वाटर के साथ मिलाते हैं और इसको जितना आपने डाइल्यूट करना हो उतना डाइल्यूट कर लेते हैं। अगर आपको 98% चाहिए तो आप उसके लिहाज से वाटर मिलाते हैं। अगर किसी कंपनी में किसी जगह पे उनकी रिक्वायरमेंट है कि जी हमें 50% चाहिए तो फिर उसके लिहाज से डाइल्यूशन कर दी जाती। सिंपल वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं और इसके जो फाइनल रिएक्शन है वो क्या बनेंगे, अब SO2 वाला, एक तो वो वाला हो गया SO2 ऑक्सीजन कन्वर्टेड टू SO3, उसके बाद SO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2
H2O7 ये वाला, और H2S2O7 को फर्दर वाटर के साथ मिला के फाइनली H2SO4 प्रिपेयर किया जाता है। क्या रीज़न है कि हमने यहाँ पे H2SO4 की शॉवरिंग करवाई है और हमने डायरेक्टली वाटर के साथ यहाँ पे रिएक्शन नहीं करवाया और इसको डायरेक्टली वाटर में एब्जॉर्ब नहीं करवाया? ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है। इसकी रीज़न ये है कि अगर SO3 को डायरेक्टली वाटर में एब्जॉर्ब करवाया जाए ना, तो ये बड़ा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बड़ा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इतना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कि H2SO4 जो है वो वेपरस फॉर्म में आ जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो वेपर फॉर्म में आ जाता है। जब वो वेपर फॉर्म में आ जाता है तो फिर इसको दोबारा कंडेंस करना ये एक नया मुसीबत बन जाएगी और ये एक नया अज़ाब बन जाएगा। बात समझ आइए? अगर SO3 को वाटर के साथ रिएक्शन डायरेक्ट करवाया जाए तो H2SO4 बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, लेकिन वो वेपरस फॉर्म में होगा। वो किस फॉर्म में होगा? वेपरस फॉर्म, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका बॉइलिंग पॉइंट कोई 300 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है, तो ये वेपरस फॉर्म में होता है। जब ये वेपरस फॉर्म में होता है ना, तो ये पूरा यानी काइंड ऑफ उसके अंदर उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे कॉन्टैक्ट टावर के अंदर, पूरे एब्जॉर्प्शन यूनिट के अंदर, पूरे के अंदर फैल जाएंगे। फिर उनको दोबारा से कंडेंस करना ये एक नया मुसीबत बन जाती है। इसलिए ज़्यादा बेहतर समझा जाता है कि आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पहले रिएक्शन करवाएं। H2SO7 इसका बनना कोई बहुत एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी नहीं है, H2S2O7 का बनना। फिर H2S2O7 आपके पास एक किस्म का रेडीमेड मटेरियल मौजूद है, आप इसको वाटर के साथ डिज़ोल्व करें, जितनी आपको कंसनट्रेशन चाहिए उतनी तैयार कर लें। क्लियर होगी बेटा बात? यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट टावर का और कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपका जो है कंप्लीट हुआ। एक नज़र अगर दोबारा देखूँ तो सल्फ़र का रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ, SO2 बनी, SO2 को प्योरीफाइंग यूनिट में भेजा, पहले उसको स्टीम पास करवाई जाती है, फिर कूल किया जाता है, फिर वाटर स्प्रे किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक इसमें से डस्ट पार्टिकल क्लियर हो चुके होंगे। उसके बाद हम आर्सेनिक रिमूव करते हैं इसमें से बाय द मीन्स ऑफ आयरन हाइड्रोक्साइड। उसके बाद टेस्टिंग बॉक्स में चेक किया जाता है कि वाकई डस्ट पार्टिकल क्लियर है। अगर नहीं क्लियर तो प्रोसेस दोबारा यहाँ से शुरू हो जाएगा। अगर क्लियर्ड है, गैस साफ़ है, तो अब वो आगे आ जाएगी। अगले टावर में कॉन्टैक्ट टावर में वेनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। SO2 विल बी कन्वर्टेड टू SO3। फाइनली H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको एब्जॉर्ब करवाया जाता है। इट विल बी कन्वर्टेड टू H2S2O7 कॉल्ड ओलियम। ओलियम इज़ फर्दर डाइल्यूटेड एंड रिएक्टेड विद द वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है बेटा, इसको यहाँ तक रखें। आज यहाँ तक हो गया मामला। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके जो हैं ये रिएक्शन ये करवा के, और इसकी एक्सरसाइज इंतहाई आसान है। एक्सरसाइज सारी की सारी डिस्कस हो चुकी है। मैं आप देखेंगे कि मैं ना 5 मिनट के अंदर आपको सिर्फ ये बताऊंगा, बेटा ये आपने फ़लाँ जगह पे पढ़ा है, ये आपने फ़लाँ जगह पे पढ़ा है। सिर्फ एक ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये वाला कि वाई SO3 इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द वाटर डायरेक्टली, इसका जवाब मैंने आपको बता दिया है। क्यों? क्योंकि अगर SO3 को वाटर के साथ डायरेक्टली एब्जॉर्ब करवाया जाए तो रिएक्शन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, और जो सल्फ्यूरिक एसिड के जो पार्टिकल्स बन जाते हैं वेपरस फॉर्म में, उनको कंडेंस करना दैट विल बी आल्सो प्रॉब्लम। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप उसको डिज़ोल्व करें सल्फ्यूरिक एसिड में। इट विल बी कन्वर्टेड टू ओलियम, ओलियम बन जाएगा, और ओलियम बन जाने के बाद यू कैन कन्वर्ट इट टू H2SO4। क्लियर हो गया बेटा? अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर लें, याद कर लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी विद द रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।